हेलो वॉरियर्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे चल रही है आप सब बच्चों की पढ़ाई। न्यू पैटर्न पर बेस्ड मॉक टेस्ट हमने स्टार्ट कर दिए हैं। 2 मॉक टेस्ट हम ऑलरेडी डिटेल में सॉल्व कर चुके हैं। वोकैबुलरी में अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो 50 सेट्स को बहुत अच्छे से देख लें जो हमने रिसेंटली कंप्लीट किए हैं। उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में हमने वोकैब को किया है, काफी सारे वर्ड्स को। और पीवाईक्यू पर आपको ध्यान देना है, उतना ही देना है। कुछ ऐसा खास नहीं होने वाला है कि वेंडर चेंज हो गया तो पूरा पेपर ही चेंज हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यस, पीवाईक्यू का उतना ही रोल है जितना कि पहले था। ठीक है, तो जो अलग टाइप के सेंटेंसेस आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस का प्रकार पूछ लेता है, सब्जेक्टिव मूड पूछ लेता है, वो सब हमने इन मॉक में डाले हैं। ठीक है, आपको हर मॉक में कुछ ना कुछ ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, चलो तो हम आज हमारा मॉक टेस्ट जो है थर्ड हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, बाकी के 2 आप लोग देख लें बच्चों। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। At the risk of sounding cynical, one could only say that stray dogs are here to stay and will win every round in their battle against the human race. हर सेंटेंस का बहुत अच्छे से मीनिंग पता होना जरूरी नहीं है, हालांकि बहुत ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको जो आप पढ़ रहे हो उसको समझ में आना चाहिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि आपका हिस्सा है एग्जाम का। लेकिन जब हम एरर डिटेक्ट करते हैं तो वहां पर रूल से, ग्रामर से आप थोड़ी बहुत चीजों को ऊपर से देख के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एरर डिटेक्ट कर सकते हो, है ना। तो अब यहाँ बात किसकी हो रही है? एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग सिनिकल। सिनिकल क्या होता है? सिनिकल होता है डाउटफुल। ठीक है, वन कुड ओनली से, एक व्यक्ति केवल यही कह सकता है दैट स्ट्रे डॉग्स, जो गली के डॉग्स होते हैं, आवारा और लावारिस डॉग्स होते हैं, आर हियर, वो यहीं रहेंगे, टू स्टे, है ना, यहीं पर रहने वाले हैं वो। ओके, वो यहीं पर रहने वाले हैं, है ना। एंड विल विन एवरी राउंड इन देयर बैटल, और जो ये लड़ाई चल रही है ना डॉग की ह्यूमन रेस के साथ, मतलब मानव के साथ ये जो झगड़ा है, वो उसका हर राउंड जीतेंगे। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि गली के डॉग्स कहीं नहीं जाने वाले हैं, वो मानव के साथ रहेंगे और अपनी एक बैटल को जीतेंगे भी, है ना। अब हमें केवल क्या करना है, यहाँ पर एरर डिटेक्ट करनी है। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, डॉग्स आर हियर, प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एंड विल विन, विल विन मतलब फ्यूचर टेंस आ रहा है, फ्यूचर टेंस। तो बच्चों आप प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जा सकते हो, है ना, जा सकते हो। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग सिनिकल, वन कुड ओनली से, पास्ट में ये बात कही थी क्या कि स्ट्रे डॉग्स आर हियर, यहाँ पर हैं। अगर ऐसा होता तो यहाँ पर भी वर आता, तो ये सब गड़बड़ हो गया। तो क्रोनोलॉजी के हिसाब से ये प्रेजेंट से आप फ्यूचर में जा सकते हो, लेकिन ये बात फिर पास्ट में थोड़ी कही गई होगी। कब कही गई होगी? कैन, वन कैन ओनली से, वन कैन ओनली से, एक व्यक्ति मात्र यही कह सकता है कि स्ट्रे डॉग्स तो यहीं रहेंगे और वो बैटल को जीतेंगे भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। द डिपार्चर ऑफ हेड कोच एशली वेस्टवुड, जो डिपार्चर का मतलब है चले जाना, है ना, हो सकता है कि उनका ट्रांसफर हो गया हो या फिर रिटायरमेंट हो गया हो। तो जो मुख्य कोच थे जिनका नाम था वेस्टवुड, उनके डिपार्चर के बाद से, है ना, उनका जो डिपार्चर है उस चीज ने, आफ्टर 3 फ्रूटफुल ईयर्स इन द हेल्म, फ्रूटफुल का मतलब होता है बहुत सफल वर्ष उन्होंने जो बिताए थे ना, वॉज लेफ्ट बैंगलोर एफसी स्टेयरिंग एट, स्टेयर का मतलब होता है घूरना, स्टेयरिंग एट अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन अहेड, ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंजेस, परिवर्तन। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर एरर डिटेक्ट करना है, तो चलो देखते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट का है, द डिपार्चर ऑफ हेड कोच एशले वेस्टवुड, ये पूरा का पूरा क्या है, सब्जेक्ट। जो प्रस्थान था ना वेस्टवुड का प्रस्थान, ये आपका सब्जेक्ट है। कब? 3 सफल वर्ष वहां पर बिताने के बाद, तो ये सब्जेक्ट है। यहाँ पर वॉज लेफ्ट कैसे आ जाएगा बच्चों? वॉज लेफ्ट लिखने का मतलब ये है, अगर आप वॉज लेफ्ट लिख रहे हो मतलब ये क्या है आपका, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वो क्या बन जाता है, पैसिव बनता है ना। और पैसिव वॉइस तब बनता है जब हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। जबकि यहाँ तो सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, वेस्टवुड का डिपार्चर। उसने क्या कर दिया है, बैंगलोर एफसी को छोड़ दिया है ना। क्या, किस रूप में छोड़ दिया है कि भाई वो जो ट्रांजिशन होने वाला है ना आगे, उस पीरियड को स्टेयर करे, मतलब उसका सामना करे। तो वॉज लेफ्ट नहीं आना चाहिए यहाँ पर, द डिपार्चर हैज लेफ्ट बैंगलोर एफसी, बैंगलोर एफसी को छोड़ दिया है उनके डिपार्चर ने, केवल देखने के लिए कि भाई अब क्या क्या चेंजेस होंगे, स्टेयर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर गलती क्या थी, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
द demonetization of high value rupee notes on November and the implementation of the goods and services tax this year seem to be the most proximate causes behind the lackluster growth numbers released so far. बड़ा सेंटेंस है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, देखते हैं कि एरर है कि नहीं, है ना. द डीमोनेटाइजेशन ऑफ हाई वैल्यू रूपी नोट्स, ठीक है, एक तो बात हो गई ये वाली. एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दिस ईयर, दूसरा सब्जेक्ट हो गया ये वाला. दो सब्जेक्ट हो गए. टीम वर्क की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, बिल्कुल आएगी क्योंकि दोनों सब्जेक्ट मिलकर क्या बन गए, प्लूरल बन गए. ठीक है, सीम सही है. सीम टू बी द मोस्ट, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आ रहा है, सही है. मोस्ट प्रोक्सीमेट कॉजेस, कारण दो बन गए. बिहाइंड द लैकलस्टर ग्रोथ, लैकलस्टर का मतलब क्या होता है, फीकी, एकदम चमक से, जिसमें चमक ना हो. ठीक है, ग्रोथ नंबर्स रिलीज सो फार, अब तक जो ग्रोथ के नंबर रिलीज हुए हैं ना, उनकी बात हो रही है यहाँ पर. अब यहाँ पर इस सेंटेंस में गलती बहुत छोटी सी है, बहुत छोटी सी गलती है कि आप महीनों के लिए, देखो आप दिनों के लिए तो किसका यूज करते हो, ऑन मंडे, ऑन संडे ऐसे बोलते हो, लेकिन आप महीनों के लिए और ईयर्स के लिए किसका यूज करते हो, इन का करोगे ना भाई, ऑन थोड़ी लगाओगे. इन नवंबर, व्हाई, बिकॉज इट्स अ पीरियड ऑफ 30-31 डेज. ठीक है, जब महीने की बात करते हैं 30-31 का महीना होता है तो उसके लिए इन आएगा, एक लंबा पीरियड ऑफ टाइम में, ऑन नहीं आएगा. इतना छोटा सा एरर इसमें था. ठीक है, नेक्स्ट देखो, फादर स्टैन स्वामी रिसेंट डेथ, जो फादर स्टैन स्वामी है उनकी रिसेंट जो डेथ है, वाइल वेट फॉर बेल, है ना, बेल का इंतजार करते हुए डेथ हो गई उनकी. हैज प्रॉम्प्टेड, हैज प्रॉम्प्ट मतलब क्या कर दिया उसको, एग्जैजरेट कर दिया उसको, प्रॉम्प्ट कर दिया. एन आउटक्राई, है ना, उत्पन्न कर दिया. आउटक्राई का मतलब क्या है, आक्रोश, विरोध, विरोध उत्पन्न कर दिया. ठीक है, अमंग किसके बीच में, लॉयर्स, एक्टिविस्ट और कंसर्न सिटीजन्स के बीच में. अब यहाँ जो गिवन हमें अंडरलाइन पार्ट दे रखा है, हमको पता है कि वाइल के बाद में क्या आता है, आईएनजी फॉर्म. वाइल वेटिंग होना चाहिए ना, वाइल वेटिंग फॉर बेल, वाइल वेटिंग फॉर बेल, यहाँ पर ये वाला एरर है. ओके, मिस्टर थरूर्स अर्बन मैनर्स चार्म फ्रेंड्स एंड एनिमीज अलाइक. अलाइक जो है वो एडजेक्टिव है. आप लोगों ने अगर एडजेक्टिव को बहुत ढंग से पढ़ा है तो कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो एट्रीब्यूटिवली नहीं आ सकते, उनमें एक अलाइक भी है. एट्रीब्यूटिवली का मतलब क्या होता है, नाउन से पहले नहीं आ सकते. ठीक है, अलाइक है, अफ्लोट है, अशेम्ड है, अफ्रेड है, ठीक है, ड्यू है, इमेमोरियल है, रेडी है, अलाइव है, अलोन है, ये सारे वर्ड्स नाउन से पहले नहीं आ सकते. ठीक है, नाउन के बाद आ सकते हैं या बिना नाउन के आ सकते हैं, मतलब प्रिडिकेटिवली आ सकते हैं या पोस्ट पॉजिटिवली आ सकते हैं, दोनों तरीके से आ सकते हैं. तो अलाइक मतलब एक जैसा. तो मिस्टर थरूर का, मिस्टर थरूर का जो अर्बन मैनर्स मतलब शिष्टाचार है, चार्म फ्रेंड्स मतलब वो सबको लुभाता है, किस किस को, दोस्तों को भी और दुश्मनों को बिल्कुल एक ही तरह से, मतलब बहुत अच्छा नेचर है उनका. अब यहाँ पर जो गलती है ना बच्चों, वो इस पार्ट में है. हमारे पास दो वर्ड्स होते हैं, एक तो होता है अर्बन, जिसका मतलब क्या होता है, शहरी, जो कंट्री, जो आपका सिटी और टाउन से रिलेटेड है, और अर्बन का मतलब होता है बहुत ही ग्रेसफुल एंड सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड, सभ्य. ठीक है, सभ्य से मतलब है बहुत अच्छे मैनर्स जिसके होते हैं ना. तो इस इन दोनों की स्पेलिंग में देखो, अर्बन और अर्बन. ठीक है, ई आ रहा है लास्ट में. यहाँ गलती किस पार्ट में है, अब सोचो, मिस्टर थरूर के कैसे मैनर्स होंगे, शहरी मैनर्स ना, ना सोफिस्टिकेटेड मैनर्स, है ना. तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, ये वाला वर्ड आना चाहिए, URBANE. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पैरा जंबल्ड का क्वेश्चन. ठीक है, PQRS का क्वेश्चन है. चलो इसको रीड करते हैं एक बार. What are you going to do with those vegetable scraps? जो सब्जियां बच गई है, स्क्रैप्स मतलब बची हुई सब्जियों का क्या करोगे. मैंने आपको पहले भी बोला है, दिस, दैट, दीज और दोज का यूज अगर हो रहा है तो मतलब वो किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए हो रहा है, तो मतलब कुछ ना कुछ पहले बोला गया होगा. इट सिंपली मीन्स कि पी से तो मेरा सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता क्योंकि इसमें दोज आ रहा है ना, इससे नहीं होगा स्टार्ट. बच्चे क्यू और टी, तो हम क्यू और टी को पढ़ लेते हैं एक बार. इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, डिनर से पहले, द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे. महाराज जो है वो किचन में गए, सर्वे मतलब थोड़ी जांच पड़ताल करने के लिए. और क्यू में क्या दे रखा है, वंस द महाराजा ऑफ ट्रेवेनकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर. यहाँ पर आ रहा है अ ग्रैंड डिनर, यहाँ पर आ रहा है द डिनर. तो जब फर्स्ट टाइम किसी नाउन को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो आपके लिए कैसी होती है, अननोन होती है.
तो वहां क्या आता है, आर्टिकल ए या फिर एन, और जैसे ही उसको दोबारा इंट्रोड्यूस करते हैं तो आर्टिकल कौन सा आता है, द। इसका मतलब साफ हो गया कि आपका पहला सेंटेंस कौन सा होगा, क्यू होगा, क्यू से सेंटेंस स्टार्ट होगा। तो टी को भी काट दो, टी से भी स्टार्ट नहीं हो रहा सेंटेंस, ठीक है। बचे मेरे पास दो, बी और डी। तो क्यू के बाद टी आ रहा है डायरेक्ट, पढ़ लेते हैं। एक बार ट्रेवेनकोर के महाराजा ने एक बहुत ग्रैंड डिनर जो है अपने महल में ऑर्डर किया, ठीक है, मतलब एक डिनर रखा उन्होंने। इन द आफ्टरनून, डिनर से पहले महाराजा किचन में गए सर्वे करने के लिए। अब क्यू टी का कॉम्बिनेशन तो बन गया, क्यू टी के बाद पी ज्यादा सही है या आर ज्यादा सही है, तो देखते हैं पहले पी को, ठीक है। पी कहाँ है, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स। अब एक बात बताओ, किचन टू सर्वे, टू सर्वे के बाद ऑब्जेक्ट कहाँ है, क्या सर्वे करा था उन्होंने, तो जरा एक बार आर पे नजर मारते हैं। टू सर्वे द डिशेस, ये रहा ऑब्जेक्ट, टू सर्वे द डिशेस, क्या सर्वे किया, किस चीज की जांच करी, डिशेस की, दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट, फीस्ट मतलब दावत। वो डिशेस के देखो कितने मतलब होते हैं, एक तो डिशेस क्या होते हैं, बर्तन, एक तो डिशेस होते हैं बर्तन, और एक डिश क्या होती है, पकवान, ठीक है, पकवान को भी कहते हैं जो अच्छी अच्छी चीजें बनती है। तो यहाँ पर किस चीज का सर्वे करने गए थे, उन पकवानों की जो कि दावत के लिए प्रिपेयर किए गए थे। मतलब ये भी क्लियर हो गया कि आर आएगा, बस हो गया हमारा, है ना, क्यू टी आर, उसके बाद पी एस। पी में देखो अब क्या पूछा उन्होंने, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स, भाई तुम ये बची हुई जो सब्जियों की छिलके हैं इनका क्या करने वाले हो। ही आस्क्ड द कुक, उन्होंने बावर्ची से पूछा, पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक, पॉइंटिंग मतलब इशारा करते हुए, जो बावर्ची के पास में जो बास्केट रखी थी जिसमें छिलके वगैरह रखे हुए थे उसकी तरफ इशारा करते हुए। तो देखो इशारा हुआ इसीलिए तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दोज आया, पी आ गया। उसके बाद द कुक रिप्लाइड, देखो पहले क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन के बाद आंसर आया, तो मतलब पीएस का कॉम्बिनेशन वैसे भी बन रहा था पीएस का। तो कुक ने क्या रिप्लाई किया कि दे आर वेस्ट, ये व्यर्थ है, वी विल थ्रो देम अवे, हम इसको फेंक देंगे। तो हमारा आंसर क्या बचा, डी, ठीक है, डी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, आई टोल्ड हर इट वॉज रेनिंग लास्ट नाइट व्हेन यू लेफ्ट, इसका हमें बनाना है इनडायरेक्ट स्पीच में, इसको चेंज करना है। आई टोल्ड हर इट वॉज रेनिंग लास्ट नाइट व्हेन यू लेफ्ट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस में चेंज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, और ये ऑलरेडी पास्ट कंटिन्यूअस में है। देखो अगर सेंटेंस हमारा होता प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो ये हमें किस में दे रखा है, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो इसको मुझे किस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। कहां पर है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैड बीन रेनिंग यहां पर है, हैज आ गया काट दो, हैज रेनिंग हो नहीं सकता, एज के बाद आईएनजी फॉर्म नहीं आएगा, दो बचे मेरे पास, ठीक है, दो बचे। अब क्या है यहाँ पर लास्ट नाइट को किस में चेंज करते हैं, लास्ट नाइट को हम प्रीवियस नाइट में चेंज करते हैं। यहाँ पर लास्ट नाइट का लास्ट नाइट ही रहने दिया, ये भी कट गया, तीन कट गए, आंसर क्या बचा हमारा ए। आई टोल्ड हर दैट इट हैड बीन रेनिंग, वॉज रेनिंग को किस में चेंज कर दिया, हैड बीन रेनिंग, लास्ट नाइट को किस में चेंज कर दिया, द प्रीवियस नाइट, व्हेन यू लेफ्ट, यू कौन सा पर्सन है, यू है आपका सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट कौन है, हर के हिसाब से यहाँ क्या आ गया, शी। अब ये लेफ्ट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म को किस में चेंज करते हैं, पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में, तो क्या आ गया, हैड लेफ्ट, तो हमारा आंसर हो गया ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, ही सेड, अलास, अलास किसके लिए आता है बच्चों, दुख के लिए, अलास एक इंटरजेक्शन है जो दुख के लिए आता है। उसने कहा अलास द लिटिल पपी इज रन ओवर बाय द कार, रन ओवर का मतलब होता है कि उसके ऊपर से हिट करके निकल जाना, तो गाड़ी उसके ऊपर से निकल गई, ये बहुत दुख की बात है, ठीक है। ये भी आपको दिया गया है डायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी, ही एक्सक्लेम्ड अलास, सेंटेंसेस देखो कौन कौन से दिए गए हैं, ही एक्सक्लेम्ड अलास द लिटिल पपी वॉज रन ओवर बाय द कार। तो देखो हमने ये कौन सा टेंस में, इज रन ओवर है ना, इज रन ओवर, तो इज को किस में चेंज कर दे, वॉज में, भाई प्रेजेंट है, प्रेजेंट सिंपल को किस में चेंज कर दोगे, पास्ट सिंपल में, बस ढूंढ लो वॉज रन कहां पर है। तो देखो वॉज रन यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर, दोनों में, ये रहा और ये रहा, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है, ही एक्सक्लेम्ड
अलास द लिटिल पपी वॉज रन ओवर बाय द कार। बाकी सब सेम है बच्चों, केवल इन दोनों में डिफरेंस है ना। तो हम डायरेक्ट स्पीच में क्या करते हैं, डायरेक्ट स्पीच में कुछ चेंजेस करते हैं, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में उसको चेंज करते हैं। तो जब व्यक्ति ने बोला होगा तो उसके शब्द क्या होंगे, अलास। लेकिन जब हम किसी और को ये बात बताएंगे तो वो इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगी, क्योंकि हम अपने उसके शब्दों में कुछ चेंजेस करके कहेंगे। तो हम अलास डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे उसने बड़े दुख से कहा कि उस पपी के ऊपर से कार होकर निकल गई थी, बड़े दुख के साथ कहा। तो अलास नहीं, सैडली, ही एक्सक्लेम्ड सैडली। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हैव यू बीन शोन व्हाट टू डू। हैव यू बीन शोन, हैव यू बीन शोन पैसिव वॉइस है बच्चों ऑलरेडी, इसको मुझे एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। हैव यू बीन शोन, अगर यहां पर आ रहा है हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सोचो आप किसको चेंज करते हो इसमें, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब एक्टिव वॉइस में क्या होना चाहिए था, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जब एक्टिव वॉइस में होगा तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मुझे क्या ढूंढना है, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढना है मुझे। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, हैज, फिर बीन भी आ गया, फिर शोन भी आ गया, तो ये तो बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो खुद ही पैसिव है। मुझे क्या ढूंढना था, एक्टिव वॉइस ढूंढना है मुझे। ठीक है, हैव एनीबडी, अब दूसरा देखो इतना आगे कुछ देखना ही नहीं, आप खुद ही सोचो एनीबडी के साथ में हैव आ जाएगा क्या, एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, एनीवन, ये सब सिंगुलर होते हैं, तो हैज आना चाहिए था ना, ये दोनों वैसे ही कट गए। आंसर क्या बचा आपका, हैज एनीबडी शोन यू, हैज एनीबडी शोन यू व्हाट टू डू, मतलब हैव यू, देखो हैज एनीबडी शोन यू। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, ये जो यू है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, यू लगा दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब यू के हिसाब से ये जो हैज है, ये यहाँ पर एनीबडी के हिसाब से हैज था, लेकिन यू के हिसाब से क्या हो जाएगा, हैव यू। ठीक है, अब मुझे पैसिव वॉइस बनाना है, हैव के हिसाब से क्या आएगा, बीन, और फिर शोन आ जाएगा। तो क्या यही सेंटेंस बना हुआ है, देखो हैव यू बीन शोन, हैव यू बीन शोन व्हाट टू डू, आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपको एक इडियम दिया है बच्चों, रेज आईब्रो। रेज आईब्रो का मतलब है ये एक नॉन वर्बल जेस्चर होता है जिसमें एक व्यक्ति थोड़ा सा डिसअप्रूवल, सरप्राइज, शक, ये सब कुछ दिखाता है ना। अब खुद ही सोचो, रेज आईब्रो का मतलब क्या है, ये मेरे फेशियल जेस्चर है। अगर मुझे किसी पे शक हो रहा है या फिर मुझे कोई चीज अच्छी नहीं लगी तो आईब्रोज को ऐसे ऊपर कर देते हैं हम, ऐसे, है ना। वो कुछ भी हो सकता है, सरप्राइज हो सकता है, डिसअप्रूवल हो सकता है, ओवरऑल एक फेशियल जेस्चर है। पढ़ते हैं, टू कॉज अदर पीपल टू रिएक्ट विद सरप्राइज, सरप्राइज तो है ही, और माइल्ड डिसअप्रूवल, हाँ, जब मम्मी डांटती है ऐसे आईब्रोज को ऊपर करके, इसका सीधा सा मतलब यही होता है बच्चे को कि तुम खेलने मत जाओ, पढ़ाई करो, डांटना, है ना। स्टॉप हैविंग फेथ और बिलीव इन समवन और समथिंग, आप किसी व्यक्ति या वस्तु में विश्वास करना छोड़ रहे हो, ये तो नहीं मतलब होता इसका। टू बी ब्रॉट बिफोर अ जज फॉर अ क्राइम और मिसलीड, किसी को मिसलीड करना या फिर किसी को जज के सामने लाना किसी क्राइम के लिए, ये भी इसका मतलब नहीं है। टू फोकस ऑन और ब्रिंग अटेंशन टू समवन और समथिंग, किसी व्यक्ति की तरफ अटेंशन करना या फोकस लगाना, नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, ए, आईब्रोज को रेज करना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगेन यहाँ पर आपका एक पैराजंबल का क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शंस पर आते हैं बच्चों। सबसे पहले देखो, ऑप्शंस पर क्यों आते हैं, क्योंकि हमारे लिए काम आसान हो रहा है। 4 ऑप्शंस दिए, सारे के सारे किससे स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों, टी से, टी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम सबसे पहले टी को ही पढ़ लेते हैं, उससे क्या होगा, मुझे एक आइडिया मिलेगा, ओवरव्यू मिलेगा कि पैसेज है क्या, किस बारे में, कहां से इसकी शुरुआत हो रही है। तो टी को पहले पढ़ लेते हैं। देयर वॉज वंस अ पुअर विडो, एक बार एक गरीब विधवा महिला थी, विधवा थी, हु लिव्ड इन अ लोनली कॉटेज, जो एक अकेले कॉटेज में, है ना, जो दूर था, आसपास कोई घर नहीं थे, लोनली कॉटेज में रहा करती थी। तो चलो टी से सेंटेंस स्टार्ट हो गया। अब हमें ढूंढना है इससे मिलता जुलता कुछ जो इसको आगे बढ़ा रहा हो। ठीक है, मैंने आपसे अभी कहा था कि अगर हम पहली बार किसी नाउन को इंट्रोड्यूस करते हैं, जब पहली बार कॉटेज को इंट्रोड्यूस किया तो क्या आया, ए। अब यहां देखो, यह आ रहा है द कॉटेज, मतलब कॉटेज के बाद दोबारा से कॉटेज के बारे में कुछ मेंशन किया जा रहा है, तो पी के बाद में क्या आ गया, एस। इन फ्रंट ऑफ द कॉटेज वाज अ गार्डन, कॉटेज के सामने एक गार्डन था, वेयर इन, जिसमें स्टूड 2 रोज ट्रीज, जिसमें 2 गुलाब के पेड़ थे, वन ऑफ विच, जिसमें से एक, बोर व्हाइट एंड अदर रेड रोजेस, 2 गुलाब के पेड़ थे जिसमें से एक पर तो सफेद और दूसरे पर लाल गुलाब लगा करते थे। ठीक है,
शी हैड 2 चिल्ड्रन हु वर लाइक द 2 रोज ट्रीज। उसके पास 2 बच्चे थे जो कि बिल्कुल 2 गुलाब के पेड़ों की तरह थे। एंड वन वॉज कॉल्ड स्नो वाइट एंड द अदर रोज रेड, जिसमें से एक को तो क्या बोला जाता था, स्नो वाइट, ये कुछ नहीं है, स्नो वाइट एंड दूसरा रोज रेड। ठीक है, तो हमारा कॉम्बिनेशन क्या क्या बन रहा है, टी हमने देखा, उसके बाद एस और उसके बाद पी। ठीक है, फिर देखो, अच्छा ये दे किसके लिए आ रहा है, अब ये दे कैसा प्रोनाउन है जो कि प्लूरल नाउन के लिए आएगा, प्लूरल कहां पर है, ये रहना द 2 रोज ट्रीज, इनके लिए क्या आ रहा है, दे वर एज गुड एंड हैप्पी एज बिजी एंड चीयरफुल एज एवर 2 चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड, है ना। वो कैसे रहा करते थे, बहुत उतने ही अच्छे, उतने ही खुश, उतने बिजी एंड चीयरफुल। ठीक है, जैसे कि दुनिया में 2 बच्चे रहा करते हैं, ठीक है, इन द वर्ल्ड वर ओनली स्नो वाइट वॉज मोर क्वाइट एंड जेंटल देन रोज रेड। उसमें से जो सफेद वाला था ना, वो रेड वाले से ज्यादा जेंटल और शांत था। ठीक है, क्यों आ गया इसके बाद में, पी के बाद में, फिर रोज रेड लाइक्ड बेटर टू रन अबाउट इन द मीडोज एंड फील्ड्स सीकिंग फ्लावर्स एंड कैचिंग बटरफ्लाइज। जो रोज रेड था, ठीक है, वो ज्यादा पसंद किया करता था टू रन अबाउट इन द मीडोज एंड फील्ड्स, खेतों में, किसके लिए, फ्लावर्स को ढूंढने के लिए, एंड कैचिंग बटरफ्लाइज को कैच करने के लिए। बट स्नो वाइट सेट एट होम, लेकिन जो स्नो वाइट था, यहाँ बताया ना 2 बच्चे थे जो बिल्कुल उन पेड़ों की तरह थे, है ना, तो जो दूसरा था ना स्नो वाइट, वो क्योंकि बोला ना कि स्नो वाइट क्वाइट और जेंटल था रोज रेड से, तो ये तो कैसा था, खुराफाती, है ना, थोड़ा सा नोटोरियस, तो ये खेतों में घूमता था, तितलियों को पकड़ता था। लेकिन स्नो वाइट जो है घर पे बैठा रहता था विद हर मदर, अपनी माँ के साथ, एंड हेल्प्ड हर विद हर हाउस होल्ड वर्क, और अपनी माँ का घर के कामों में मदद किया करता था, हाथ बटाया करता था। और रेड टू हर व्हेन देयर वाज नथिंग टू डू, ठीक है, और रीड टू हर व्हेन देयर वाज नथिंग टू डू, या फिर उसको कुछ पढ़कर सुनाया करता था जब करने को कुछ नहीं होता था। तो लास्ट में क्या आ गया आपका, आर। हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, TSPQR, TSPQR। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा सिनोनिम का क्वेश्चन है बच्चों, और वर्ड आपको जो गिवन है वो है रिकॉनेसेंस। रिकॉनेसेंस का मतलब होता है किसी भी प्रकार का सर्वे, किसी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन, किसी प्रकार का सर्वे, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, जांच वगैरह कह सकते हैं आप, फॉर मिलिट्री रीजन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन हो गया, स्क्रूटनी हो गया, ऑब्जर्वेशन, एग्जामिनेशन, फॉर मिलिट्री रीजंस, मिलिट्री रीजंस की वजह से किसी चीज की का सर्वे करना, जांच करना, नजर रखना, तो आंसर हमारा क्या हो गया, इन्वेस्टिगेशन, है ना। डाउट का मतलब होता है बच्चों किसी को डांटना, फटकारना, या फिर किसी की हिम्मत को तोड़ देना, किसी को डिस्करेज करना। एक तो मैं क्या लिख सकती हूँ, किसी को डिस्करेज करना, जब आपने किसी की हिम्मत तोड़ दी, उसको क्या कर दिया, डिसहार्टन कर दिया, उसका दिल तोड़ दिया, उसकी हिम्मत तोड़ दी, उसको एनकरेज नहीं किया, या फिर उसको डरा दिया, डरा दिया तो क्या कहेंगे, फ्राइटन। डराना भी होता है, डराना धमकाना, इंटिमिडेट, ठीक है, डराना धमकाना, किसी की हिम्मत को तोड़ना, फ्राइटन और इंटिमिडेट, ठीक है, डिस्करेज, राइट। देखो सरकमस्क्राइब का मतलब क्या होता है, स्क्राइब का मतलब होता है लिखना, और सरकम, जैसे यहाँ एक व्यक्ति है, ये मैंने इसके चारों तरफ सरकम, सरकम का मतलब क्या होता है, चारों ओर मैंने ये रेखा खींच दी, मैंने इसको क्या कर दिया, लिमिट कर दिया, मैंने इसकी आजादी को लिमिट कर दिया। तो सरकमस्क्राइब का मतलब क्या होता है, सीमित करना, तो लिमिट हो गया, रिस्ट्रिक्ट हो गया, कर्व हो गया, कर्टेल हो गया, ठीक है, रिस्ट्रेन हो गया। इन सब का मतलब क्या होता है, सीमा में बांधना, कन्फाइन करना, ठीक है, कन्फाइन करना, कन्फाइन। जैसे कोई कह सकता है कि भाई मेरा वेट बहुत बढ़ गया है, मैं बहुत ज्यादा खाने लग गया हूं, तो दीज डेज आई हैव कन्फाइंड माई सेल्फ टू 2 चपातीज एट अ टाइम। तो एक वक्त पे मैंने 2 ही चपाती तक खुद को लिमिट कर लिया है, कन्फाइन कर लिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा फास्टिडियस। बच्चों फास्टिडियस जो है वो ऐसे लोग होते हैं जिनको खुश करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है, बिकॉज दे आर टाइप ऑफ परफेक्शनिस्ट, एंड इफ अ पर्सन इज परफेक्शनिस्ट ही विल नोटिस वेरी टाइनी टाइनी थिंग्स। उसका ध्यान, वो बहुत ऑब्जर्व करेगा,
छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देगा। तो ऐसे लोग परेशान रहते हैं और वो बहुत जल्दी से दूसरों से खुश नहीं होते, क्योंकि उन्हें किसी का काम ही पसंद नहीं आता। आप मेरी बातों से रिलेट कर सकते हैं अपने घर में मम्मीज को, बड़ी दीदियों को, इनको काम पसंद नहीं आता किसी का किया हुआ, क्योंकि परफेक्शनिस्ट होते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग क्या होंगे, जिनको खुश नहीं किया जा सकता, तो ये लोग परफेक्शनिस्ट हैं, है ना, परफेक्शनिस्ट हैं, बहुत ध्यान से कामों को करते हैं। तो मेटिक्यूलस, ठीक है, मेटिक्यूलस हो जाएंगे। पंक्टिलियस, पंक्टिलियस और स्क्रूपुलस, क्योंकि बहुत केयरफुल होते हैं, केयरफुल होते हैं। और आप कह सकते हैं पिडेंटिक, स्टूडियस, बहुत ध्यान से किया गया। ठीक है, ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं। स्क्रूपुलस, बहुत अब ऐसे लोग देखो मेहनती भी होंगे, जो बहुत छोटी छोटी डिटेल्स जिनके लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो फिर वो हार्ड वर्किंग है, सीडियस है, पेन्स टेकिंग है, कंसेंशियस है ना, शेड्यूलस है, लेबोरियस, जो बहुत मेहनत करते हैं। अब एक बात सुनो, जब ये सारे लोग ऐसे हैं जिनको किसी का काम जल्दी से पसंद नहीं आता, तो ये बाल की खाल निकालते हैं, इसलिए इनको क्या कहोगे आप, हेयर स्प्लिटर। ठीक है, निट पिकर, हेयर स्प्लिटर, निट पिकर, फिनिकी, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने वाले, फसी। ठीक है, तो हेयर स्प्लिटर, हेयर से याद कर लेंगे इसको, तो हेयर स्प्लिटर मतलब जो बाल की खाल निकालते हैं, और निट पिकर। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पर। जो हमें गिवन वर्ड था उसका मतलब सर्वे था, तो इन्वेस्टिगेशन इसका आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ही न्यू दैट हिज ओन लाइफ वाज अनजस्ट, वो जानता था कि उसकी खुद की जिंदगी जो है बड़ी अनजस्ट है, मतलब बहुत अन्याय है, उसके साथ अन्याय, अनजस्ट है। ठीक है, न्यायोचित नहीं है। आपको क्या करना है इसमें, ही न्यू एक्टिव वॉइस में दे रखा है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अब ही न्यू का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, ही न्यू समथिंग, जब समथिंग नहीं होता तो इट से बनाते। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, किस में चेंज होगा, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगा। सब में आ रहा है, ये तो सब में सेम है, ही वॉज नोन, ये तो सब में सेम है। अब यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है। तो अगर आपने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में पढ़ा है, तो जब हम टायर्ड का यूज करते हैं पैसिव वॉइस में, तो क्या आता है, ऑफ आता है। नोन का यूज करते हैं तो क्या आता है, टू आता है, बाय नहीं आता। जनरली हम क्या पढ़ते हैं कि जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो एजेंट को डिनोट करने के लिए बाय का यूज करते हैं, राइट। बट देर आर स्पेसिफिक वर्ब्स व्हेन दे एक्ट, दे फंक्शन एज एन एडजेक्टिव, तो उसके साथ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन लगना जरूरी हो जाता है। जैसे टायर्ड के साथ क्या लगेगा, ऑफ। मैरिड के साथ क्या लगेगा, मैरिड के साथ क्या लगेगा, टू। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो मैं ये कहूं, मैंने ये कहा कि ही नोज मी, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, पैसिव बनाने के लिए ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, है ना, तो मी इधर आके बन जाएगा आई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस होता है, तो उसको किस में चेंज करते हैं, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो एम लग जाएगा, आई एम नोन। रूल के हिसाब से क्या लगा देंगे, बाय हिम, लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बाय नहीं आएगा, टू आएगा। ऐसे ही मैरी, मैरिड के साथ टू आएगा। तो उसी तरीके से नोन के साथ में क्या आना चाहिए, टू। तो क्या क्या हट गया, देखो ये हट गया, ये हट गया, तो इसको हटा दो, इसको हटा दो। टू यहाँ दोनों में आ रहा है, ए में भी आ रहा है और सी में भी आ रहा है, ठीक है। तो अब हम टेंस किस में चेंज करते हैं बच्चों, टेंस हम चेंज करते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। जब हम चेंज करते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, टेंस नहीं बदलता, बस वो स्ट्रक्चर बदल जाता है। जैसे प्रेजेंट सिंपल ही रहेगा, लेकिन वो बी फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म आ जाएगी, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेंस नहीं बदलता। इसलिए ये क्या है, वॉज अनजस्ट, तो ये भी क्या रहेगा, वॉज अनजस्ट। आंसर क्या हो गया, सी। इट वॉज नोन टू हिम दैट हिज ओन लाइफ वॉज अनजस्ट, यहाँ टेंस बदल दिया, हैड बीन कर दिया। और अक्सर हम नरेशन और वॉइस में कंफ्यूज रहते हैं, हम इनके रूल्स को मिक्स कर देते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। आंसर हो गया हमारा सी, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एंटोनिम का क्वेश्चन है बच्चों, वूपिंग। वूपिंग का मतलब होता है बहुत बड़ा, विशाल, है ना। अब विशाल के लिए हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स हैं, जो विशाल है वो इनॉर्मस है ना, हेफ्टी है, विशाल है, हेफ्टी है, ह्यूमंगस है, बहुत बड़े आकार का, ह्यूमंगस, स्टूपेंडस, ठीक है।
और आप कह सकते हैं जायंट, जायंट है, गाइनोमस है, जाइगेंटिक है, मैसिव है, मैमोथ है, ओके, एलिफेंटाइन है, एलिफेंट बड़ा होता है ना तो एलिफेंटाइन हो जाएगा, एस्ट्रोनॉमिकल है, टाइटेनिक बड़ा था ना जहाज, उससे याद कर लो, टाइटेनिक हो जाएगा, जंबो, जंबो प्लेट्स होती हैं बड़ी प्लेट, जंबो थैलियां होती हैं बहुत बड़ी, ठीक है। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये किसके लिए आएंगे, वेरी लार्ज के लिए, वेरी लार्ज, प्रोडिजियस, स्टूपेंडस, स्टूपेंडस, हैफ्टी, ह्यूमंगस बर्गर, बहुत बड़े साइज का बर्गर, ठीक है, ये तो है बड़ा। अब हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था बच्चों एंटोनिम, विलोम शब्द पूछा था, विलोम शब्द क्या होगा इसका, टाइनी होगा, छोटा, इसका क्या होता है, डिमिन्यूटिव, डिमिन्यूटिव, माइनिस्क्यूल, बहुत छोटा है ना, नैनोस्कोपिक, माइनिस्क्यूल, टिची, टिची, नैनोस्कोपिक, बहुत छोटे आकार का, राइट, ये सब बड़े हैं ये सब छोटे। हाँ, अब गिवन वर्ड्स भी देख लेते हैं, हम छोड़ेंगे नहीं उनको। बच्चों फैक्शन का मतलब होता है झुंड, ठीक है, व्हेन सो मेनी पीपल वर्क टुगेदर, तो एक तरह से ये ग्रुप होता है। एक वन वर्ड आता है, हमने पढ़ा है भी वन वर्ड की क्लास में, इसको पढ़ा था, क्लीक, जिसका मतलब होता है गुट, जिसमें सेम इंटरेस्ट के लोग होते हैं और वो दूसरी चीजों को मानने वाले लोगों को जल्दी से एंट्री नहीं देते, तो गुटबाजी, झुंड होता है उनका, टोली होती है उनकी, ठीक है। एम्यूनिटी क्या होता है भाई, आप जब घर वगैरह देखते हो कहीं पर तो कहते हैं ना भाई एम्यूनिटीज क्या क्या दे रहे हो आप, यहाँ पर फैसिलिटीज क्या दे रहे हैं, तो आपको बिल्डर कहता है कि भाई हम यहाँ पर अपार्टमेंट में जिम की व्यवस्था आपके पास है, यहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट है, यहाँ पर जिम है ना, प्ले एरिया है बच्चों के लिए, लाइब्रेरी है, ये सब क्या है, फैसिलिटीज। तो एम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, सुविधाएं, फैसिलिटी। तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे वहां पर, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, वो सब हो सकता है, फैसिलिटी है, एडवांटेज है, ठीक है, बेनिफिट है। अच्छा, कंडेसेंट, कंडेसेंट का मतलब होता है कि अगर व्यक्ति इस टाइप का है कि वो अपने आप को बहुत सुपीरियर मानता है और दूसरे लोगों को हीन भावना से देखता है, ह्यूमिलिएट करता है, इंसल्ट करता है, लुक डाउन करता है, इसका मतलब है वो इंसल्ट करता है, तो कैसा है, घमंडी। तो कंडेसेंट एक वर्ब है बेसिकली, जिसका मतलब क्या होता है, किसी को डिग्रेड करना, किसी की इंसल्ट करना, ह्यूमिलिएट करना, ठीक है, ह्यूमिलिएट करना। लुक डाउन फ्रेजल वर्ब है, लुक डाउन ऑन समबडी मतलब किसी को हीन भावना से देखना, ठीक है। पेट्रोनाइज, ये इसका सिनोनिम होगा, ये भी पेट्रोनाइज, ठीक है। अच्छा, डिमीन, नीचा दिखाना, जैसे मैंने कहा इस प्रकार की तस्वीरें महिलाओं को नीचा दिखाती हैं, तो सच इमेजेस डिमीन विमेन, है ना, सच इमेजेस डिमीन विमेन, ठीक है। ऐसे लोग कैसे होते हैं, ऐसे लोग मैंने पहले आपको वर्ड्स करवाए भी हैं, इस तरह के लोग कैसे होंगे, हॉटी, घमंडी होंगे, हॉटी होंगे, सुपरसिलियस होंगे, है ना, कंसीटेड होंगे, ओवरबियरिंग होंगे, ह्यूब्रिस्टिक होंगे, नार्सिसिस्टिक होंगे, ईगोइस्ट होंगे, ये सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं ऐसे लोगों के लिए। आंसर हमारा हो गया टाइनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। टेक अ कॉग्निजेंस ऑफ का मतलब होता है बच्चों, आप किसी चीज को नोटिस कर रहे हैं, आप किसी चीज की तरफ ध्यान दे रहे हैं, यू आर गिविंग अटेंशन टू समथिंग, व्हाई, बिकॉज यू आर अवेयर ऑफ इट, है ना, मतलब आप उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, उसको नोटिस कर रहे हैं, उस पर अटेंशन दे रहे हैं, ये उसका मतलब है। तो टेक अ कॉग्निजेंस ऑफ, ओके। टू अराइव एट सम इवेंट और लोकेशन सक्सेसफुली और ऑन टाइम, आप कहीं पर समय पर पहुंच गए हैं, ये इसका मतलब है क्या, नहीं। टू मेक समथिंग सीम लेस सर्टेन और गुड, किसी चीज को लेस निश्चित मतलब कम निश्चित दिखाना। टू इनिशिएट अ डिस्कशन अबाउट समथिंग, क्या आप किसी डिस्कशन की शुरुआत कर रहे हैं किसी व्यक्ति के साथ, ऑफन रिगार्डिंग अ प्रॉब्लम और कंप्लेंट, किसी समस्या या किसी शिकायत को लेके। टू नोटिस और गिव अटेंशन टू समथिंग, यस, ये इसका आंसर है, ठीक है, नोटिस करना या अटेंशन देना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लुक एट दैट मैन ओवर देयर। आपको दे रखा है एक सेंटेंस और पूछा है कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है ना वो एडवर्ब है, कंजंक्शन है, डिटरमिनर है या आर्टिकल है बच्चों। अब देखो एडवर्ब क्या काम करता है,
एडवर्ब आपको बताता है, किसका जवाब देता है, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ ऑफन और हाउ मच, कितना। ठीक है, ओके। मतलब मैनर बताता है, टाइम बताता है, प्लेस बताता है, रीजन बताता है, फ्रीक्वेंसी बताता है और डिग्री बताता है। डिग्री बताता है कि भाई गर्मी है तो कितनी गर्मी है, बहुत गर्मी है। ठीक है, एक्सट्रीमली हॉट, टू हॉट। एडवर्ब, अब एडवर्ब आता किस किस के लिए है बच्चों, एडवर्ब आता है, देखो इसमें इसी वर्ड में देखो, एडजेक्टिव के लिए, वर्ब के लिए और अनदर एडवर्ब के लिए। एडवर्ब की वर्ड, एडवर्ब वर्ड में इसकी डेफिनेशन है। एडवर्ब किस किस के लिए आता है, किसी एडजेक्टिव के लिए, किसी वर्ब के लिए या फिर किसी अनदर एडवर्ब के लिए। तो एडवर्ब का कोई रिलेशन नाउन प्रोनाउन से तो होगा ही नहीं। ठीक है, कंजंक्शन किसके लिए आता है, कंजंक्शन दो फ्रेजेस या क्लॉजेस को जोड़ने के लिए आता है। ठीक है, जैसे क्लॉज वन, फिर बीच में क्या आ गया, एंड, या कोई भी कंजंक्शन आ गया, बीच में कंजंक्शन आ गया, जोड़ने के लिए आता है। और उसके बाद क्या आ गया, क्लॉज टू, फ्रेज भी आ सकता है ना। आर्टिकल में क्या क्या आता है, ए, एन और द। अब ये जो बचे ना डिटर्मिनर, भाई साहब ये डिटर्मिनर अपने आप में बहुत बड़ा ग्रुप है। डिटर्मिनर क्या होते हैं, डिटर्मिनर होते हैं क्वांटिफायर्स। अब इसका नाम ही क्या है, डिटर्मिनर। तो ये डिटरमाइन करता है कि भाई इसके बाद आने वाली जो नाउन है वो कैसी होगी। ठीक है, मतलब सिंपल सा है कि डिटर्मिनर हमेशा किसके लिए आता है, नाउन से पहले आता है। अब ये जो दैट है, खाली देखो, अगर सिर्फ दैट पूछूं तो आप बता नहीं सकते जब तक मैं उसको सेंटेंस में यूज नहीं करूंगी, है ना। एक तो मैंने कहा he said that, he said that he was busy। अब इस सेंटेंस में दैट क्या है बच्चों, इस सेंटेंस में दैट कंजंक्शन है। क्यों, क्योंकि देखो ये एक छोटा क्लॉज है, ये एक है क्लॉज वन। क्लॉज में क्या जरूरी होता है, सब्जेक्ट और वर्ब। आ रही है, ये है आपका क्लॉज टू, क्लॉज टू इसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब आ रहा है, तो दोनों क्लॉजेस को जोड़ रहा है, तो ये बन गया कंजंक्शन। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है, लुक एट दैट मैन ओवर देयर। अब ये जो दैट है ना, ये किसको डिटरमाइन कर रहा है, मैन को। क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है, इशारा कर रहा है, पॉइंट आउट। क्योंकि ठीक है, ये जो दैट है, दैट मैन, हालांकि इसको आप क्या कहोगे जब हम इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप इसको क्या कहोगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या क्या आता है, दिस, दैट, दीज, दोज। क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटिव है मतलब डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज करते हैं। पॉइंट आउट मतलब इशारा करने के लिए यूज करते हैं। दिस ये वाला, दैट वो वाला, दीज ये वाले, दोज वो वाले सारे। ठीक है, तो डिटर्मिनर जो है, डिटर्मिनर में एडजेक्टिव्स भी आते हैं। डिटर्मिनर में बहुत सारे, देखो डिटर्मिनर एक बड़ी फैमिली जिसमें आर्टिकल भी आ गए, एडजेक्टिव्स भी आ गए। ठीक है, तो ये जो दैट है वो क्या है आपका, डिटर्मिनर, डिटर्मिनर कहलाएगा ये। नेक्स्ट देखो, अ नेगोशिएशन बिटवीन एनिमीज, वन वर्ड का ये क्वेश्चन है। अब जेलेट को हमने बार बार पढ़ा, ये लोग कैसे होते हैं, कट्टर, कट्टर। तो ये लोग कैसे हो जाएंगे, बायगॉट। बायगॉट था, फेनेटिक था ना, फेनेटिक था, और डाई हार्ड था, हार्डकोर था, जिद्दी कट्टर। ठीक है, डाई हार्ड, ये सब देखना मैंने आपको करवाए हुए हैं, रेडिकल वो कैब के क्लासेस में हमने ये सब किए हुए हैं। कट्टर होते हैं ये लोग, है ना। अच्छा, ऑर्थोग्राफी होता है द सिस्टम ऑफ स्पेलिंग इन अ लैंग्वेज, द सिस्टम ऑफ स्पेलिंग इन अ लैंग्वेज। ठीक है, और ट्रूइज्म का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो ट्रूथ है, मतलब अनडाउटेड है, नॉट क्वेश्चन, जिस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। मतलब कैसी है, एकदम सच्ची है, ऑब्वियस है। ठीक है, ऑब्वियस, ट्रू, कोई चीज ऑब्वियस हो, ट्रू हो। इसके लिए आप वर्ड्स देखो, लिख सकते हैं प्लेटिट्यूड, प्लेटिट्यूड। ठीक है, और आप लिख सकते हैं एक्सियम, AXIOM, मैक्सिम, मैक्सिम। ठीक है, CLICHE, ध्यान रखना इन सारे वर्ड्स को। ठीक है, तो जैसे कुछ कहावतें हैं, कुछ ऐसी चीजें, अब सत्यमेव जयते, ट्रूइज्म कौन नहीं मानेगा, इस बात को सब मानते हैं। ठीक है,
अब आपका तीनों वर्ड्स हो गए। अब जो पूछा है ना आपसे, जो नेगोशिएशन होता है ना शत्रुओं में, ठीक है, कि भाई एक ऐसी स्टेट तक पहुंच जाए जहां कॉम्प्रोमाइज हो जाए, नेगोशिएशन हो जाए, उसको क्या बोला जाता है? पार्ले। ठीक है, PARLEY। नेक्स्ट देखो, आई डोंट रियली वॉन्ट टू गो, वास्तव में मैं जाना नहीं चाहता हूँ। बिसाइड्स इट्स टू लेट नाउ, बिसाइड्स मतलब इसके अलावा बहुत देर भी हो चुकी है अब, है ना। नाउ पूछा है आपसे कि ये क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो नए तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। नाउ क्या बताता है? टाइम। और टाइम किसका जवाब देता है? व्हेन का। कौन हो गया? एडवर्ब। ठीक है, इट इज टू लेट नाउ। अच्छा, एक एडवर्ब किस किस को मॉडिफाई करता है? किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को, और किसी अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। क्या? एडवर्ब इनको मॉडिफाई करता है। इट इज टू लेट, तो देखो ये जो लेट है ना, ये लेट किसके लिए आ रहा है? इट के लिए। इट इज आ रहा है ना, ये इज बी फॉर्म के बाद में क्या आता है? एडजेक्टिव। ये तो है एडजेक्टिव, इट इज लेट। ठीक है, अब इसी के लिए दो एडवर्ब्स आ रहे हैं। एक एडवर्ब तो टू है जो कि इसको मॉडिफाई कर रहा है, और एक नाउ है। ठीक है, अच्छा ये टू तो क्या बता रहा है? ये क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री। याद आ रहा है? डिग्री किसका जवाब देगा? हाउ मच। मैंने कहा कितना लेट हो गया, आप कहोगे बहुत लेट हो गया, तो एडजेक्टिव की डिग्री कौन बता रहा है? कितना? बोले बहुत, बहुत लेट हो गया। तो ये तो है एडवर्ब ऑफ डिग्री, और ये है एडवर्ब ऑफ टाइम। अब कब? अब बहुत लेट हो गया है। तो ओवरऑल ये एडजेक्टिव तो नहीं है। नाउ किसकी विशेषता बता रहा है? नाउन प्रोनाउन की? नहीं। प्रीपोजिशन ये हो नहीं सकता, कंजंक्शन नहीं होगा, क्या होगा? एडवर्ब होगा। ठीक है, he passed the examination with distinction because he, भाई उसने डिस्टिंक्शन के साथ बहुत अच्छे नंबर से एग्जामिनेशन को पास करा, because he was hard working for it, because he worked hardly for it। देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? हार्ड का मतलब क्या होता है? हार्ड जब एडजेक्टिव है तो इसका मतलब होता है कठिन, और या फिर सॉलिड, ठोस, दो मतलब होते हैं। जब आप इसमें ly लगा देते हो, ये बन जाता है एडवर्ब। ठीक है, हार्डली का मतलब क्या होता है? मुश्किल से ही, मुश्किल से ही मतलब ऑलमोस्ट नॉट, ऑलमोस्ट नॉट। ओके, और एक हार्ड वर्ड, और अगर वो क्या है? एडवर्ब है, एडवर्ब, तो उसका मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा मेहनत करना। ठीक है, बहुत मेहनत करना, जैसे वर्क हार्ड, कितनी? बहुत, बहुत मेहनत करना। मतलब ये आपको क्या बताता है? डिग्री। जैसे मान लो आपने कहा कि पुश इट हार्ड, पुश इट हार्ड या हार्डली, दोनों में से क्या आएगा? अगर मुझे कहना है कि भाई ये जो सोफा है इसको खिसकाओ, पुश इट हार्ड, मतलब जितनी आप में ताकत है ना उतनी लगा दो। कितनी? जितनी आप में ताकत है। तो पुश इट हार्ड, है ना। पुश द डोर हार्ड, इसको पूरी ताकत के साथ आप इसको पुश करो तो ये खुल जाएगा। तो पुश इट हार्डली नहीं, ना के बराबर नहीं, पुश इट हार्ड, जितना ताकत लगा सकते हो उतना पुश करो, जितना हो सके उतना। तो हार्डली तो आ नहीं सकता, हार्डली का मतलब तो ना के बराबर हो गया। अगर उसने ना के बराबर मेहनत की थी तो अच्छे नंबर कैसे आए, है ना। हार्डली वर्क फॉर इट मतलब उसने ना के बराबर मुश्किल से ही मेहनत की थी, की ही नहीं थी क्या ना के बराबर? नहीं, ये भी नहीं होगा, है ना। बिकॉज ही हैड वर्कड हार्ड फॉर इट, ही वॉज हार्ड वर्किंग फॉर इट, नहीं, ये उसकी क्वालिटी नहीं बता रही, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी। ही हैड वर्कड हार्ड फॉर इट। मैंने आपको एक रूल पहले बताया हुआ है, अगर पास्ट है वर्ब की सेकंड फॉर्म तो मेहनत उससे पहले की थी, तो किस में आना चाहिए? पास्ट परफेक्ट में आ रहा है, ये पास्ट परफेक्ट में आ रहा है ना, वर्कड हार्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, I cannot remember what my teacher say yesterday। आपको क्या करना है? जो ब्रैकेट में वर्ब्स दी है ना उनको सही टेंस में लिखना है। मुझे हिंट मिल रहा है yesterday मतलब पास्ट टेंस है। About our homework, I not listen properly because Dilip talked to me at the same time। yesterday है तो ये किस में चेंज होना चाहिए? सैड में। ठीक है, सैड में चेंज होना चाहिए। फिर आगे बिकॉज आई, अच्छा इसमें देखना है ना हमें, इसमें देखना है। तो सेज तो होगा नहीं, ये सेज तो होगा नहीं क्योंकि किस में है? पास्ट में। हैज सेड भी नहीं होगा, ये दो तो वैसे ही कट गए, सेड होगा। ठीक है, अबाउट अवर होमवर्क, आई वॉज नॉट लिसन, आई वॉज नॉट लिसन कैसा सेंटेंस है? तो होगा ही नहीं, या तो होता आई वॉज नॉट लिसनिंग, ये भी गलत हो गया। आई कुड नॉट लिसन, आई कुड नॉट लिसन प्रॉपरली बिकॉज दिलीप वॉज टॉकिंग टू मी एट द सेम टाइम, आंसर हो गया 2। ठीक है, ये सही सही टेंस आपने इसका चेंज कर दिया, क्योंकि क्या कर रहा था? दिलीप मुझसे उस वक्त बात कर रहा था। ठीक है, तो आई कैन नॉट रिमेम्बर, मुझे याद नहीं है टीचर ने क्या कहा कल अबाउट होमवर्क, होमवर्क के बारे में। क्यों?
मैं सुन नहीं पाया था अच्छे से क्योंकि उस वक्त दिलीप मुझसे बात कर रहा था, तो पास्ट कंटिन्यूअस आ गया यहाँ पर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्लोज टेस्ट का। क्लोज टेस्ट हमने ऑलरेडी किए हैं 50 सेट्स में, 50 क्लोज टेस्ट हमने बहुत डिटेल में देखे हैं, है ना। क्लोज टेस्ट को पढ़ने का तरीका वही हमेशा जो हम फॉलो करते हैं, आपको 1 बाय 1 ब्लैंक बाय ब्लैंक ऑप्शंस को फिल करने की कोशिश नहीं करनी है। ऑलवेज रिमेंबर कि आप एक बार पैसेज को पूरा पढ़ो, उसकी टोन को समझो, क्या बात कर रहा है उसको समझो। ठीक है, देयर इज एन एयर ऑफ डैश अबाउट द यूएस का इंटेंशंस, ठीक है, यूएस के इरादे इन अफगानिस्तान। देयर इज एन एयर ऑफ का मतलब है कि भाई अफगानिस्तान में अमेरिका के इरादों को लेकर एक बड़ा ही अनस्टेबिलिटी का माहौल है ना। यूएस के इंटेंशंस को लेके अफगानिस्तान में यूएस के इरादों को लेके बड़ा ही डैश का माहौल है। कैसा माहौल है देखते हैं आगे। द लाइकलीहुड ऑफ एन, लाइकलीहुड का मतलब होता है संभावना, जो संभावना है किसकी, ऑफ एन अमेरिकन पुल आउट, कि भाई अमेरिकी सेनाएं वापस आ सकती हैं, इस चीज की जो संभावना है, रेजेस वो बढ़ा देती है द डैश ऑफ इनस्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान में साउथ एंड सेंट्रल एशिया में, अफगानिस्तान में साउथ और सेंट्रल एशिया में इनस्टेबिलिटी मतलब अस्थिरता, ठीक है, अस्थिरता के डैश को बढ़ा देती है। क्या, अमेरिकी सेनाओं की वापसी की संभावना। भाई वापसी की संभावना होगी, जहां पर भी होगी किसी सेना की वापसी की संभावना, तो वहां पर इनस्टेबिलिटी तो होगी, है ना। तो मतलब इनस्टेबिलिटी है बहुत ज्यादा। इफ दिस हैपन्स, अगर ऐसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, अगर सेना वापस आ जाएगी, अमेरिकी सेना वापस आ जाएगी, तो सिक्योरिटी कुड डैश ऑन एफर्ट्स, तो जो सुरक्षा है कुड डैश, वो डैश होगी प्रयासों के ऊपर, मेड बाय रीजनल पावर्स। ठीक है, जो लोकल पावर्स होंगी ना, वहां की रीजनल पावर्स होंगी, उनके द्वारा जो एफर्ट्स किए जाएंगे ना, उसी के ऊपर डैश होगी सिक्योरिटी। ठीक है, काय के लिए, टू स्टेबलाइज अफगानिस्तान। देखो इनस्टेबिलिटी थी, अफगानिस्तान को स्टेबल करने के लिए सारी सुरक्षा किस पर निर्भर करेगी, रीजनल पावर्स के प्रयासों के ऊपर निर्भर करेगी। ठीक है, फिर क्या है, कुड चाइना इमर्ज एज द पावर ब्रोकर इन अफगानिस्तान। क्वेश्चन है, क्या ऐसी स्थिति में चाइना उभर कर आ सकता है एज द पावर ब्रोकर, मतलब मीडिएटर अफगानिस्तान में। क्या अफगानिस्तान में ऐसी स्थिति में चाइना अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच में एक मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है, इस रूप में उभर के सामने आ सकता है। एंड कुड इंडिया हेल्प, और क्या भारत हेल्प कर सकता है इनहेंस करने में, बढ़ाने में अफगानिस्तान की सिक्योरिटी को। ऐसी स्थिति में क्या चाइना मीडिएट कर सकता है और इंडिया जो है अफगानिस्तान की सुरक्षा को बढ़ाने में मदद कर सकता है। लाइक इंडिया की तरह ही चाइना नेवर हैड एनी इंटेंशन, चाइना का भी कभी कोई इरादा नहीं था ऑफ कंट्रीब्यूटिंग ट्रूप्स टू नाटो। ठीक है, भारत की तरह चीन का भी नाटो के तालिबान विरोधी अभियान में सैनिकों की जो तैनाती का इरादा है ना, ऐसा कोई इरादा था नहीं। ठीक है, नाटोज एंटी तालिबान कैंपेन है ना, तो मतलब भारत की तरह चाइना का भी कोई इरादा नहीं था कि वो नाटो के ट्रूप्स को क्या करे, कंट्रीब्यूट करे, है ना, एंटी तालिबान कैंपेन में। बट एज एशियाज स्ट्रॉन्गेस्ट पावर, लेकिन एशिया की सबसे मजबूत शक्ति के रूप में, एंड चैलेंजर टू द यूएस, और यूएस के एक चैलेंजर के रूप में, चाइना विल शेड नो टीयर्स, चाइना कोई आंसू नहीं बहाएगा, चाइना को कोई दुख नहीं होगा इफ द यूएस रिड्यूसेस इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ, अगर यूएस जो है उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ, सैन्य शक्ति पूरी तरह से कम हो जाए, और कॉल्स इट अ डे, या फिर पूरी तरह से खत्म भी हो जाए, आफ्टर 18 इयर्स ऑफ अ डैश के 18 साल के बाद, है ना। एंड डिसिसिव वॉर इन अफगानिस्तान, इनडिसिसिव मतलब जो अधूरा रह गया, जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं निकला। ठीक है, जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं निकला, तो वो अगर अपनी सैन्य शक्ति को कम भी कर दे ना एक अनिर्णायक युद्ध के 18 साल के बाद, या पूरी तरह से खत्म भी कर दे, तो चाइना को कोई दुख नहीं होगा। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि इफ द यूएस विड्रॉल, अगर यूएस का जो विड्रॉल है, यूएस की जो वापसी है वो डैश रहे, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा, तो सदर्न रशिया विल ऑल्सो फेस द थ्रेट ऑफ एन एक्सट्रीमिस्ट स्पिल ओवर। तो क्या होगा, जो सदर्न रूस है, ठीक है, दक्षिणी रूस, उसको भी
एक्सट्रीमिस्ट स्पिल ओवर मतलब इस प्रकार के एक्सट्रीमिस्ट जो प्रभाव है उनका खतरा उसको भी झेलना पड़ेगा, है ना, रशिया को भी झेलना पड़ेगा, सदर्न रशिया को। इसलिए देयरफॉर रशिया एंड इट्स सेंट्रल एशियन नियर अब्रॉड, इसलिए रशिया और उसके जो सेंट्रल एशियन मतलब निकटवर्ती देश थे ना, आसपास के मध्य एशियाई निकटवर्ती देश थे, ठीक है, वो क्या करेंगे, वुड बी विलिंग टू एक्सपैंड देयर कॉपरेशन विद चाइना टू कर्ब इनसिक्योरिटी। अब क्या करेंगे वो देखो, अगर ऐसा हुआ तो सदर्न रशिया जो है उसको भी थ्रेट फेस करना पड़ेगा एक्सट्रीमिस्ट स्पिल ओवर का, तो वो क्या करेगा, रशिया और जो मध्य एशियन आसपास के जो देश होंगे ना वो तैयार रहेंगे एक्सपैंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए चाइना के साथ अपने कॉपरेशन को, मतलब चाइना का वो भी सहयोग करेंगे टू कर्ब इनसिक्योरिटी, कर्ब मतलब कम करना, इनसिक्योरिटी को कम करने के लिए, असुरक्षा को कम करने के लिए। ये पूरा आपका पैसेज है, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, पहला जो हमारा ब्लैंक है उसको भरना है। देयर इज एन एयर ऑफ डैश अबाउट द यूएस इंटेंशन इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में यूएस के इरादों को लेकर कैसा माहौल है, देखो बाद में भी आ रहा है इनस्टेबिलिटी है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा ना कि भाई सेनाएं वापस आएंगी नहीं आएंगी, इनसिक्योरिटी होगी, कैसे सब कुछ होगा, तो डूबियस। अब यहाँ पर आपको क्या चाहिए, एन एयर ऑफ नाउन चाहिए, ऑफ आ रहा है ना, देखो ऑफ आ रहा है तो उससे पहले नाउन और उसके बाद भी नाउन, ऑफ आ रहा है तो ऑफ के बाद नाउन चाहिए। डूबियस OUS लग रहा है, अनसर्टेन होता है इसका मतलब कि आप अनसर्टेन हो, OUS आ रहा है, ये एडजेक्टिव है, ये नहीं आ सकता, ठीक है। डाउट नाउन है, ठीक है, डाउट का मतलब है शक। अनसर्टेनिटी है, हाँ अनसर्टेनिटी बिल्कुल कैसा वर्ड है, जैसे कि इनस्टेबिलिटी, तो अनसर्टेनिटी है ना, ठीक है, अनसर्टेनिटी है। और अ फीलिंग ऑफ डाउट, इसका मतलब क्या होता है, अ फीलिंग ऑफ डाउट। ये भी जब हम इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं ना, इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है बच्चों वो नाउन है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए, हाँ ये भी नाउन है, अ फीलिंग ऑफ डाउट, लेकिन ये शक है। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, ये दोनों शक हैं, इसका मतलब क्या होता है, अनिश्चितता है, अनिश्चितता, शक नहीं कर रहे आप किस पे, किसी चीज पे, अनिश्चितता है मतलब सर्टेन कुछ भी नहीं है ना, तो इंस्टेबिलिटी वर्ड आ रहा है आगे, उससे आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आएगा, अनसर्टेनिटी, ठीक है। बड़ी असमंजस की स्थिति है यूएस के इंटेंशंस को लेकर अफगानिस्तान में। आगे देखो, और जो संभावना है ना अमेरिकी सेनाओं के वापस आने की, रेजेस वो बढ़ा देती हैं, क्या बढ़ा देती हैं, रेथ का मतलब होता है गुस्सा, क्रोध, एंगर, रेज, ठीक है। मीनेसिंग का मतलब होता है डेंजरस, रिस्की, थ्रेटनिंग। इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, ठीक है, इल्यूजन, भ्रम, इसके लिए हमने बहुत सारे वर्ड्स पढ़े, हेल्यूसिनेशन पढ़ा है, आपका मिराज पढ़ा है, फेलेकी पढ़ा है ना। अब इसका मतलब क्या होता है, आगामी संकट की आशंका, आगामी संकट की आशंका, कुछ ऐसा कि अनप्लीजेंट कुछ घटित होने वाला है, ठीक है। जैसे आप यूज कर सकते हो स्पेक्टर ऑफ फेलियर, स्पेक्टर ऑफ वॉर, की युद्ध की आशंका है, असफलता की आशंका है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, द लाइकलीहुड ऑफ एन अमेरिकन पुल आउट रेजेस द डैश ऑफ इंस्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान। ये जो संभावना है ना उन सेनाओं के वापस आने की, वो अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी को क्या करती है, इंस्टेबिलिटी, किस चीज की इंस्टेबिलिटी, रेजेस द डैश ऑफ इंस्टेबिलिटी, गुस्सा आएगा नहीं, ठीक है, रेजेस द डैश ऑफ। अब देखो यहाँ पे ग्रामर कैसे लग रही है, आर्टिकल आ रहा है, आर्टिकल के बाद यहाँ क्या आना चाहिए, नाउन, फिर से नाउन प्लस नाउन का कॉम्बिनेशन, तो देखो गुस्सा आएगा नहीं, यहाँ पर मीनेसिंग एडजेक्टिव है, ये आ नहीं सकता। इल्यूजन, भ्रम का कोई मतलब नहीं है। आशंका, आशंका भाई इंस्टेबिलिटी की आशंका को बढ़ा देती है, ये बात अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी की आशंका को बढ़ा देती है, ठीक है। इफ दिस हैपन्स सिक्योरिटी कुड डैश ऑन एफर्ट्स, अगर ऐसा हो जाएगा तो सिक्योरिटी कुड डैश, देखो अब यहां पर क्या आना चाहिए, हमारे पास वर्ड्स गिवन है, पाइवटल, हिंज, स्विवेल एंड जंक्चर। बच्चों जंक्चर का मतलब होता है एक विशिष्ट क्षण, अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, इसका मतलब होता है अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, मतलब एक विशेष क्षण की बात हो रही है, ठीक है। और जब हम बात करते हैं आपके थर्ड वर्ड की, स्विवेल, स्विवेल का मतलब होता है टू टर्न अराउंड, ठीक है, अ सेंटर पॉइंट, मतलब घुमाना, चारों ओर घुमाना, इसका मतलब होता है टू टर्न अराउंड, घुमाना किसी चीज को। अब ये क्या है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, ठीक है।
और पाइवोटल का मतलब होता है, पाइवोटल मीन्स दूरी है, मीन्स आप कह सकते हैं मूलभूत, क्रिटिकल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है, क्रूशियल है, ठीक है। अब जो हिंज वर्ड है बच्चों, इसका मतलब होता है डिपेंड करना, डिपेंड करना, रिलाय करना, निर्भर करना। तो जब हम इसको पढ़ते हैं कि मान लो अगर ऐसा हो जाएगा तो सिक्योरिटी कुड डैश ऑन, किस पर निर्भर करेगी सिक्योरिटी? रीजनल पावर्स के द्वारा किए गए प्रयासों के ऊपर। किस चीज के लिए? अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी को हासिल करने के लिए, अफगानिस्तान को स्टेबल करने के लिए। ऑन आ रहा है, अब यहाँ पर क्या चाहिए? कुड, कुड के बाद वर्ब चाहिए, वर्ब चाहिए तो क्या है? हिंज आएगा। पाइवोटल एडजेक्टिव है, उसका कोई सेंस नहीं है घुमाने का, ठीक है। टाइम का भी कोई सेंस नहीं, क्या आएगा? हिंज ऑन, हिंज ऑन निर्भर करना, ठीक है। कम टू द फोर्थ ब्लैंक, ठीक है। जब आप फोर्थ पर आते हैं तो इसको हम पढ़ते हैं यहां से, बट एज एशियाज स्ट्रॉन्गेस्ट पावर एंड चैलेंजर टू द यूएस, चाइना विल शेड नो टीयर, उसे कोई दुख नहीं होगा कि अगर उसकी सारी मिलिट्री स्ट्रेंथ, यूएस की सारी मिलिट्री स्ट्रेंथ खत्म हो जाए आफ्टर 18 years ऑफ अ डैश एंड इनडिसिसिव वॉर। देखो यहाँ पर वॉर एक नाउन है, नाउन के लिए एक एडजेक्टिव लगा इनडिसिसिव, मतलब अनिर्णायक, जिसका कोई भी निर्णय नहीं निकला था, खत्म नहीं हुआ था। एंड, अब एंड से दो एडजेक्टिव्स जुड़ रहे हैं, अगर वो इनडिसिसिव है तो इधर भी कुछ मिलता जुलता वर्ड आना चाहिए, ठीक है। अब इलोंगेटेड और प्रोट्रैक्टेड, तो इलोंगेटेड और प्रोट्रैक्टेड दोनों का मतलब बच्चों लंबाई से है, लेकिन ये फिजिकल साइज की बात करता है, कोई चीज जो लंबी हो, जिसका आकार लंबा हो, है ना। और प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है ड्यूरेशन, जिसको बहुत लंबे समय तक चलाया गया हो, ड्यूरेशन बहुत लंबे समय तक चलाया गया हो। कंटिन्यूड मतलब जारी रहना, जारी रहना, ठीक है। एंड गैंगलिंग का मतलब होता है बहुत ही पतला, बोनी, ठीक है, स्किनी, एकदम पतला दुबला, स्किनी, बोनी, थिन, पतला दुबला, लंबा, थिन, टॉल, ये सब है। अब हम जरा एक बार पढ़ते हैं इसको। आप कह रहे हैं कि चाइना को कोई दुख नहीं होगा अगर अमेरिका है अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को पूरी तरह से खत्म कर दे आफ्टर 18 years ऑफ डैश एंड इनडिसिसिव वॉर। तो देखो कंटिन्यूड वॉर, इनडिसिसिव, इनडिसिसिव कह दिया मतलब ये कह रहे हैं कि उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, मतलब बंद तो हो गया, वो इनडिसिसिव है, अभी तक रिजल्ट नहीं निकला, तो ये तो होगा नहीं और ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब इलोंगेटेड तो साइज के लिए आता, तो ड्यूरेशन के लिए क्या आएगा? प्रोट्रैक्टेड, जिसको बहुत लंबे समय तक चलाया। देखो बता रहे हैं ना आफ्टर 18 years, आफ्टर 18 years। अब कंटिन्यू तो नहीं है लेकिन बंद भी नहीं हुआ है वो, तो लंबे समय तक चला है, इसलिए क्या आ जाएगा? प्रोट्रैक्टेड, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इफ द यूएस विड्रॉल डैश कॉन्फ्लिक्ट, अगर यूएस का जो विड्रॉल है, यूएस का की जो वापसी है, यूएस की सेनाओं का वापस आ जाना, वो डैश कर देता है कॉन्फ्लिक्ट को, कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़े को डैश कर देता है, क्या कर देता है देखते हैं। तो क्या होगा? रशिया जो है वो भी, उसको भी भुगतना पड़ेगा, उसको भी खतरा है, तो वो रशिया क्या चाहेगा कि वो चाइना की हेल्प करे, ये हमने यहाँ देखा। तो क्या है? एग्जैसरबेट, एग्जैसरबेट का मतलब होता है बच्चों, एग्जैसरबेट होता है आपका बदतर बनाना, टू मेक समथिंग बैड वर्स, कोई ऐसी चीज जो ऑलरेडी बैड है उसको वर्स बना देना। एग्जैस्परेट का मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाना, ऑफेंड, एंग्री कर देना, अर्क कर देना, वेक्स, ठीक है, किसी को गुस्सा दिलाना। अग्रेंडाइज का मतलब होता है पावर, रैंक या वेल्थ को बढ़ाना, ठीक है, इंक्रीज करना, किस किस चीज को? या तो व्यक्ति अपनी पावर को बढ़ाएगा, या अपनी रैंक को बढ़ाएगा, या अपने धन को बढ़ाएगा, तो उसको क्या करना? इंक्रीज करना, ठीक है। और एनरेज का मतलब होता है वही गुस्सा दिलाना, किसी को एंग्री करना, ठीक है, इसका भी सेम मतलब होता है गुस्सा दिलाना। अब हम यहाँ क्या देखना चाहते हैं? आप कह रहे हैं कि अगर यूएस का विड्रॉल, इफ द यूएस विड्रॉल डैश कॉन्फ्लिक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, मुझे क्या चाहिए? वर्ब। अगर वो कॉन्फ्लिक्ट को क्या कर देता है? बदतर बना देता है और खराब कर देता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? एग्जैसरबेट। एग्जैसरबेट मतलब बद से बदतर बना देना। भाई मान लो मैंने कहा ऑलरेडी किसी देश में गरीबी थी और सरकार ने इस योजना को लागू करके उसको और बदतर बना दिया और खराब कर दिया, गरीबों की स्थिति और खराब हो गई, तो आप कह सकते हैं कि दिस रूल हैज एग्जैसरबेटेड द सिचुएशन, दिस वॉर हैज एग्जैसरबेटेड द ऑलरेडी टेंस सिचुएशन बिटवीन दीज टू कंट्रीज, है ना। मैंने एक एक्सपायरी डेट की दवा लगा ली किसी घाव पे, तो इट हैज एग्जैसरबेटेड माई वुंड, उस घाव को और खराब कर दिया उसने।
तो बद से बदतर बना देना। तो ऑलरेडी टेंस सिचुएशन थी, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसको और बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, एग्जैसरबेट्स। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, और ऐसे ही डेली आप कमेंट्स करते रहें, क्लासेस को देखते रहें और मेरे साथ बने रहें। मुझे आप लोगों से बहुत मोटिवेशन मिलता है, आप हैं तो ही मैं हूँ और इसीलिए इतना कर पा रही हूँ। आप लोगों के मैसेजेस मिलते हैं कि थैंक यू सो मच इतनी मेहनत करने के लिए। तो जो आपकी मेहनत देखती हूँ ना, तो मुझे कुछ करने का मन होता है सीरियसली। ठीक है, तो आप लोग बने रहें मेरे साथ, बाकी की क्लासेस देखते हैं, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।